जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग हम लोगों के द्वारा सप्ताह में 3 फुल मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो शेष 3 दिन बच जा रहे हैं सप्ताह में, उसमें 50 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट रखा जा रहा है। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे हजारों अभ्यर्थी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो साथियों, जो 3 अप्रैल का मेगा मॉक टेस्ट 3 का आयोजन किया गया था, उसका आज हम पूरा रैंकिंग और रिजल्ट लेकर के आए हैं कि कौन से अभ्यर्थी टॉप किए हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम रैंकिंग के बारे में बताएंगे कि कौन से अभ्यर्थी टॉप किए हैं और कितना बजे उनके अकाउंट में प्रोत्साहन राशि भी हम लोग भेजने का कार्य करेंगे, इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ जो 100 क्वेश्चन है, इस 100 क्वेश्चन का एनालिसिस भी हम आपको दिखाएंगे और आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा क्वेश्चन गलत था। नए अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाइए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। साथियों, ये जो हम लोग मुहिम स्टार्ट किए हैं, इसमें आप देखेंगे आपका इतना ज़्यादा प्रोग्रेस होगा कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। तो नए अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि हम आपको अभी बताएंगे थोड़ा देर में कि इस टेस्ट में आप किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं या इस मुहिम में आप किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को आग की तरह शेयर करने का कार्य कीजिएगा। उन अभ्यर्थियों के पास पहुंचाइए कि जो गाँव देहात में बैठे हुए हैं, गरीब बच्चे हैं, जो मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते हैं पैसा की कमी की वजह से, उनके लिए यह आप देखेंगे हम लोग इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो मेगा मॉक टेस्ट 3 अप्रैल का आयोजन किया गया था, इसमें कौन से अभ्यर्थी टॉप किए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि नए अभ्यर्थी किस प्रकार से इस टेस्ट में जुड़ सकते हैं और फिर उसके बाद से हम टेस्ट के एनालिसिस पर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस। चलिएगा साथियों, यहां पे देख लीजिए हम लोगों के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया है, जो टॉप किए हैं मेगा मॉक टेस्ट में, देख लीजिए यहां पे कौन से अभ्यर्थी टॉप किए हैं। तो साथियों, यहां पे एक अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी है मनीषा पंडित, इन्होंने ही टॉप करने का कार्य किया है। यह समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और इनका जो कैटेगरी है, इनका कैटेगरी है ईबीसी। और आप देख सकते हैं इन्होंने अपना टेस्ट 12:55 पे सबमिट करने का कार्य किया है। दूसरे अभ्यर्थी टॉप किए हैं, ये अपना नाम लिखे हुए हैं आकाश चोपड़ा, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, और ये एससी कैटेगरी से हैं। और जो 3rd रैंकर है ये है रितेश रंजन, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, यह बीसी कैटेगरी से हैं। इनका जो मार्क्स है 91 मार्क्स है। साथियों, ये पूरा का पूरा लिस्ट हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम लोग टोटल यहाँ पे आप देख लीजिए कितने अभ्यर्थियों का लिस्ट है। तो यहाँ पे साथियों लास्ट जो लिस्ट है ये आप देख लीजिए, जो लास्ट रैंकर है वह है आपको सत्यम कुमार। 396 लोगों का हम लोगों ने रैंक जारी करने का कार्य किया है। जो सत्यम कुमार है इनका मार्क्स है 20 मार्क्स, है ना, जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के हैं और ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब साथियों, यहाँ पे एक आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना है। साथियों, आपको बता दूं, हम लोग जो रैंकिंग जारी कर रहे हैं उन्हीं अभ्यर्थियों का रैंकिंग जारी कर रहे हैं कि जो टेस्ट अपना 11 बजे से 1 बजे के बीच में सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो टेस्ट का टाइमिंग रखा गया है 11 से 1 के बीच में रखा गया है। जो अभ्यर्थी बाद में अपना टेस्ट दे रहे हैं उनका हम लोग रैंकिंग जारी करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आदत लग जाए कि आप उसी टाइम में क्या करिए, अपना टेस्ट दीजिए, तभी आपको रैंकिंग देखने के लिए या आप अपना रैंकिंग देख पाएंगे। लास्ट टाइम जो मेगा मॉक टेस्ट 2 हुआ था उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रैंक जारी किए थे आपका, और स्टेट रैंक भी जारी करने का कार्य किए थे। और आज जो हम लोग रैंकिंग जारी किए हैं, आप देख सकते हैं, यह कह लीजिए कि यह स्टेट रैंकिंग है ना। इसमें डिस्ट्रिक्ट रैंक हम लोग जारी करने का कार्य नहीं किए। ये पूरा का पूरा स्टेट रैंक है। जितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे 2 बजे तक, आज हम लोग 1 घंटा बढ़ा करके लिए और उनका रैंकिंग जारी करने का कार्य किए। अर्थात 2 बजे तक जो अभ्यर्थी अपना टेस्ट सबमिट किए हैं उनका रैंकिंग हम लोग लेने का कार्य किए हैं। और आप देख सकते हैं इसमें जो भागीदारी हो रहा है, पूरा प्रत्येक बिहार के प्रत्येक जिला से अभ्यर्थी इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप लोग आगे से टेस्ट दीजिए, तो 11 से 1 बजे के बीच में सबमिट करने का प्रयास कीजिए, तभी आपको प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो हम लोग प्रोत्साहन राशि देने का कार्य नहीं करेंगे। तो आगे से अब अगला जो भी टेस्ट हो रहा है, अर्थात 6 अप्रैल को फिर से मेगा मॉक टेस्ट है, संडे को, जो हम लोगों का 4th टेस्ट हो रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के आपको पार्टिसिपेट करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी अभ्यर्थी क्या हो, इसमें जुड़ पाए। और आपको बता दूं, इस टेस्ट के माध्यम से आपका वर्दी मिलना क्या है,
तय है, क्योंकि हम लोगों का जो क्वेश्चन का लेवल है बिल्कुल नए पैटर्न पे है और क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार है। आप लोग जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं वही उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन ले आने का कार्य किए हैं साथियों। तो चलिए, ये हो गया आपका रैंकिंग का लिस्ट। प्रोत्साहन राशि आप लोगों का जो रैंकर है ना, इन लोगों का जो प्रोत्साहन राशि है आज रात को 9 बजे क्या कर दिया जाएगा, उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। उन लोगों का हम लोग नंबर भी लेने का कार्य किए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी अपना नंबर दिए हैं, तो उनके नंबर पर सीधा क्या करेंगे, हम लोग फोन पे करने का कार्य करेंगे। तो आप लोग के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। आप लोग सबसे पहले वीडियो को शेयर करिए और नए नए लोगों को जोड़ने का कार्य कीजिएगा। चलिए, अब हम आते हैं कि नए अभ्यर्थी किस प्रकार से जुड़ पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है हम लोगों का। तो साथियों, नए अभ्यर्थियों को जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे ये बार कोड दिख रहा है, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जैसे ही स्क्रीनशॉट आप लेंगे इसका, ये आपके फोन के गैलरी में आ जाएगा। जैसे ही आपके फोन के गैलरी में ये बार कोड आ जा रहा है, आप अच्छे से इसको ले लीजिए, इसको स्कैन कर लीजिए, है ना, रख लीजिए। अब साथियों, आपके फोन के गैलरी में ये जैसे आ गया, आपको कुछ नहीं करना है। अपने मोबाइल में आपका फोन पे होगा, है ना, या आपके मोबाइल में कोई भी स्कैनर है, या तो गूगल क्रोम का गूगल स्कैनर ले लीजिए, या फोन पे का ले लीजिए, या पेटीएम का ले लीजिए, या फिर किसी और का स्कैनर आप ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस स्कैनर से आप स्कैन कीजिए। जैसे ही स्कैन करेंगे, है ना, अर्थात स्कैनर ओपन करके और जैसे ही गैलरी से इस स्कैनर को सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही कुछ इस प्रकार का लिंक आ जाएगा। यह जो लिंक आएगा, इसी लिंक पर आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे, आपका ईमेल आईडी मांगेगा। क्या मांगेगा? ईमेल आईडी मांगेगा। और आपके फोन में क्या होगा, ईमेल आईडी आप जैसे ही डालेंगे, लॉगिन तो होगा ही आपके मोबाइल में ईमेल आईडी। जैसे ही आप ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे साथियों, एक पीडीएफ डाउनलोड होगा आपके फोन में, है ना। पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आएगा और जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, उस पीडीएफ का नाम लिखा होगा सीडीए वेबसाइट, है ना। और ये जो पीडीएफ है 76 केबी का है। कितने केबी का है? 76 केबी का। और यही पीडीएफ आपको फोन में रखना है। आगे से जब भी आप टेस्ट देंगे, सारा अपडेट आपको इसी पीडीएफ पर मिलेगा। आपको फिर से दूसरा कोई स्कैनर रखने का जरूरत नहीं है। स्कैनर हटा भी देंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। यह पीडीएफ आपके फोन पे होना चाहिए। फोन के आप होम स्क्रीन पे इसको रख लीजिएगा। अब जैसे ही आप रख लेंगे, यही हम लोग का वेबसाइट है और यही हम लोगों का क्या है, एप्लीकेशन है। ये बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल दुनिया में कुछ हो भी नहीं सकता है। जैसे ही आप इस पे टच करेंगे साथियों, इसको ओपन करेंगे तो एक और लिंक मिलेगा जिस पर लिखा होगा www.cda.com। इसको साथियों जैसे ही ओपन करेंगे ना, तो लिखा होगा www.cda.com, है ना। और फिर उस पर आप लोग टच करेंगे तो आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, और ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा साथियों। और ओपन होगा तो यहाँ पे हर चीज आपको दिखाई देगा, है ना। किस प्रकार से हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, सारा यहाँ पे लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओल्ड टेस्ट हम लोग का हुआ है उसका लिंक यहाँ पे सारा मिलेगा। डेमो टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा और फिर से आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो 3 मार्च को टेस्ट हुआ था उसका हम लोग ब्यौरा लिए हैं, रिजल्ट का लिंक भी डाल दिए हैं और एनालिसिस का भी लिंक हम लोग डालने का कार्य किए हैं। तो साथियों, ये नए अभ्यर्थी आप लोग इस तरह से आप लोग जुड़ जाइएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो बना के हम डाल देंगे अपने शॉर्ट्स वीडियो में, आप लोग उसको देखने का कार्य कीजिएगा किस प्रकार से जुड़ना है। तो उम्मीद है आप ये 2-3 चीज समझ गए होंगे। आज का रैंकिंग पता चल गया होगा, आज का टेस्ट। जो अभ्यर्थी पूरा रैंकिंग नहीं देखे हैं, आप लोग जाइए जहां से आप टेस्ट दिए हैं, आप लोग यहाँ पे इस पेज पे पहुंचिए। रिजल्ट क्या कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहां से अपना रैंकिंग देख लीजिएगा। चलिएगा, अब हम लोग आते हैं, ये वाला क्लियर हो गया था कि रिजल्ट वाला सब लोग देख लिए। दूसरा नंबर चीज, नए अभ्यर्थी किस प्रकार से जुड़ेंगे, ये भी आपको पता चल गया। अब हम आते हैं साथियों क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कौन कौन सा आया था, क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप लोग जरा देखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट था, क्योंकि बिहार पुलिस में 100 क्वेश्चन होते हैं। नो निगेटिव मार्किंग है और 2 घंटा का ये क्या होता है, पेपर होता है। तो इसमें आप देख लीजिए। पहले एक चीज और, एक चार्ट आपको दिखाना चाहते हैं साथियों। हम लोगों के द्वारा जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें बिहार के सभी जिला के अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस बार का जो टेस्ट हुआ है, इसमें बांका डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों का बोलबाला ज्यादा रहा है, अर्थात इन्होंने भागीदारी ज्यादा किया है अपना, है ना। उसी प्रकार से सभी जिला का यहाँ पे जो आप
मेन पीडीएफ पे जहां आप टेस्ट दिए थे वहां से जब पीडीएफ को ओपन करेंगे ना तो सारा का सारा आपको परसेंटेज भी दिखाई देने का कार्य करेगा, अर्थात इस पर टच करेंगे तो आपको परसेंटेज दिखाई दे देगा। उसी प्रकार से किस कैटेगरी के कितना अभ्यर्थी भाग लिए हैं इसका भी आंकड़ा हम लोग दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और आपको बता दूं ना, ऐसा काम, ऐसा टेस्ट आज तक कोई लिया नहीं है और ना ले पाएगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ हम लोग करने का कार्य कर रहे हैं। इतना पारदर्शिता के साथ हर चीज हम लोग दिखा रहे हैं कि किस जिला के अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं, किस कैटेगरी के अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं, किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों का टेस्ट में बोलबाला रह रहा है, ये सारा का सारा हम लोग दिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो टेस्ट में, आज के टेस्ट में 3 अप्रैल में भाग लिए हैं 32.6% ईबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी टेस्ट देने का कार्य किए हैं, अर्थात इनका वर्चस्व रहा है, ज्यादा इन्होंने अपना भागीदारिता दिखाया है। उसी प्रकार से 26.1% बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। एससी कैटेगरी का परसेंटेज अब इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। पिछला सप्ताह में, पिछला जो टेस्ट हुआ था मेगा मॉक टेस्ट 2, उसमें उन लोगों का 19% था, इस बार ये लोग 24.6% हो गए हैं। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अभ्यर्थी 9.5% इतने लोग भाग लिए हैं। और आपको मैं बता दूं ना कि बिहार पुलिस का जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें इन्हीं कैटेगरी लोगों का क्या रहता है, बोलबाला रहता है। बीसी और ईबीसी कैटेगरी ये हमेशा 1-2 नंबर पे होते हैं जो रिजल्ट बनाने का कार्य करते हैं। तीसरे नंबर पे एससी और फिर उसके बाद से ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी होते हैं। तो चलिए साथियों, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, हम आपको दिखाते हैं, यहां पे कुछ और ब्यौरा दिया हुआ है। साथियों यहां पे देखिए, जारी जरूरी निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट शुरू होने के बाद स्क्रीन से बाहर ना निकले, नहीं तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। टेस्ट का लाइव एनालिसिस रात 8 बजे से होगा, उसी समय आपका रैंक जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट आपके ईमेल पे जाएगा, वहां से देखें। साथियों एक चीज मैं अब क्लास के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा, है ना। मैं बोला था कि वीडियो बेशक थोड़ा सा क्या होगा, लंबा होगा, आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, तभी चीजों को आप समझ पाएंगे। तो साथियों यहाँ पे देखिए, पहले हम क्लास के बारे में बता देते हैं। साथियों जो हम लोग का क्लास होगा, है ना, या जो हम लोग ये टेस्ट कराए हैं, इस टेस्ट का एनालिसिस जो होगा, हम लोग रात को, प्रत्येक दिन रात को 8 बजे एनालिसिस हम क्या करेंगे, एनालिसिस का वीडियो हम अपलोड कर दिया करेंगे प्रत्येक दिन 8 बजे। यह एक टाइम रहेगा, आप लोग इसी समय देख सकते हैं, ठीक ना। किसी दिन हम लाइव क्लास भी आएंगे, जब किसी दिन जरूरी रहेगा तो हम लाइव लेंगे, अदरवाइज हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। वीडियो बना के अपलोड करने का फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब हम अपलोड करेंगे तो उसका थोड़ा सा हम स्पीड भी बढ़ा करके रखेंगे, ताकि आपका समय का बचत हो और फटाफट आप एनालिसिस भी देख लीजिए। वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। लाइव क्लास में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है कि हम उसमें थोड़ा सा स्पीड सेटिंग कर सकते हैं, इसलिए वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। साथ ही साथ जब वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बोले हैं, है ना, सप्ताह में शुरुआत में बोले कि हम लोग 6 टेस्ट करवा रहे हैं। 6 टेस्ट में मतलब सप्ताह में जो 3 टेस्ट हो रहा है ना, 3 टेस्ट, ये आप देखेंगे 100 क्वेश्चन का हो रहा है, 100 क्वेश्चन का। अब बाकी का जो 3 टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, है ना, मॉक टेस्ट, ये हो रहा है 50 क्वेश्चन का, ये हो रहा है 50 क्वेश्चन का, और ये हो रहा है 100 क्वेश्चन का। जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है ना, ये आपका हो रहा है बिहार पुलिस स्पेशल, मतलब बिहार पुलिस के लिए ही हो रहा है। सारा का ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, जैसे बिहार पुलिस का पेपर हो रहा है, होता है। अर्थात ये जो 3 टेस्ट देंगे आप, बिहार पुलिस का टेस्ट देंगे, है ना। बाकी का ये जो 3 टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं टॉपिक वाइज। जीके का हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू कराएंगे टॉपिक वाइज। तो ये वाला भी क्या है, बिहार पुलिस ही स्पेशल है, जिसमें आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग एक सप्ताह का, पूरे सप्ताह का लिस्ट जारी कर देंगे कि इस सप्ताह आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है, पहले हम लोग बता दिया करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद से हम लोग उसी टॉपिक पर क्या करेंगे, हम लोग 50-50 क्वेश्चन लेके आएंगे और उसका एनालिसिस कराएंगे और पूरा निचोड़ आपको बता देंगे। यह जो सप्ताह में 3 टेस्ट होगा, है ना, तो ये आपका टेस्ट होगा जो 100 क्वेश्चन का है ना। एक तो होगा आपका संडे को होगा, है ना, संडे के बाद एक होगा आपको फ्राइडे को होगा, है ना, फ्राइडे को होगा। फिर उसके बाद से वेडनेसडे को होगा, है ना, वेडनेसडे को। तो आप देख सकते हैं वेडनेसडे के बाद थर्सडे छोड़ के फ्राइडे, है ना, फ्राइडे के बाद सैटरडे छोड़ के संडे। सप्ताह में 3 मॉक टेस्ट आप लोगों का होगा। इसके अलावा जो मंडे है, मंडे और जो ट्यूसडे है, मंडे और ट्यूसडे है, ठीक ना, मंडे और ट्यूसडे, इसमें आप देखेंगे 50-50 क्वेश्चन का क्या होगा, टेस्ट होगा। या साथियों सामान्य शब्दों में कहूं, है ना, हम लोग शेड्यूल बना देंगे। शेड्यूल का जो है ये मॉक टेस्ट का, आप लोगों का भी फीडबैक हम लोग ले लेते हैं कि आप लोग कितना किस दिन आप लोग टेस्ट देना पसंद करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और फिर उसी के रिगार्डिंग हम लोग टेस्ट लेंगे, क्योंकि 6 टेस्ट लेना है, 50
क्वेश्चन का टॉपिक वाइज और 100 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट। तो आप लोग थोड़ा सा डिसाइड कर दीजिए किस दिन कंफर्टेबल है। संडे के दिन तो सभी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसको हम लोग फिक्स रखेंगे। बाकी का यह जो 2 टेस्ट है ना 2 दिन का, ये आप लोग समय बता दीजिए कि मंडे को देना चाहते हैं कि ट्यूसडे को या वेडनेसडे को देना चाहते हैं, ये आप लोग क्लियर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। फिर उसके हिसाब से हम लोग शेड्यूल जारी कर देंगे, है ना। आपसे पूछ के करेंगे क्योंकि आप ही के लिए कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग अब आगे क्या करने वाले हैं, या आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या चीज, है ना। चलिएगा, अब आते हैं साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो 100 क्वेश्चन ये आया था, इस 100 क्वेश्चन में आप देखेंगे कैसा प्रश्न पूछा गया और क्या क्या पूछा गया है। चलिए तो इसका हम लाइव एनालिसिस कर देते हैं। साथियों आज के टेस्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन आया था, आप लोग देखिए, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने, है ना, सांख्यिकी आयोग के द्वारा, है ना, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने का इसने क्या किया है, आह्वान किया है। आपको बता दूं कि जो डेटा होता है या डेटा का एनालिसिस होता है, इसका भी एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो इसके महत्व को दिखाने के लिए क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि आप लोग पूरे दुनिया में ये क्या किया जाएगा, हर साल 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। साथियों जैसे आप लोग देखेंगे लास्ट ईयर जो भर्ती आया 21,391 पदों का, अभी इसका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो इसमें हम लोगों ने डेटा कैलकुलेट करने का कार्य किया, हम लोग कट ऑफ जारी करने का कार्य किया पोलिंग के आधार पर, मतलब बहुत बड़ा लेवल पे हम लोग काम करने किए हैं। ऐसे स्थिति में ये जो हम लोग डेटा एनालिसिस किए हैं ना, ये बहुत इसमें मेहनत लगा है। तो इसी प्रकार से आप ऑल इंडिया का कह लीजिए या पूरे वर्ल्ड लेवल का जो लोग डेटा का एनालिसिस करते हैं ना, मेहनत लगता है, तो उनके लिए यह कह लीजिए कि सांख्यिकी दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखिए 47.3% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है, जबकि 18% अभ्यर्थी हैं जो हर साल ये वाला मारे हैं आंसर, और 32.4% अभ्यर्थी मारे हैं हर 5 साल में 20 अक्टूबर को, ठीक ना। तो देखिए हम लोगों के क्वेश्चन में एक चीज ये भी फायदा हो रहा है कि कौन से ऑप्शन को कौन से अभ्यर्थी चूज कर रहे हैं, कितना प्रतिशत, इससे ये भी पता चलेगा ना कि आप जिस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं उस क्वेश्चन को कितने प्रतिशत अभ्यर्थी सही कर रहे हैं, अर्थात कंपटीशन कितना तगड़ा है, ये भी हम लोग बताने का कार्य कर रहे हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह भी पूछा है कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 122वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो साथियों जो एरिट्रिया ये महादेश में स्थित है, ये है आप देख सकते हैं अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में या अफ्रीका महादेश में ये क्या है, स्थित है। आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसे हम लोग यूनाइटेड नेशन कहते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था। आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, यह पूरे देशों का एक संगठन है। जितने विश्व में देश हैं लगभग सभी देश इसमें क्या है, जुड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रों के बीच, अन्य जो देश में, देश दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, साथ ही साथ विश्व में शांति कायम करना, इस प्रकार से कुछ यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य है ना। और इसी मोटिव के साथ 1945 में इस संगठन का क्या किया गया, स्थापना किया गया, ठीक ना। तो इसमें जब भी नए देश जुड़ते हैं तो इससे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस सवाल का लगभग 60% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है, बाकी के अभ्यर्थी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चूज करने का कार्य किए हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, करा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए विषमताओं का जो महाद्वीप कहा जाता है वह कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप को विषमताओं का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे यूरोप में सांस्कृतिक रूप से विविधता पाया जाता है बहुत ही ज्यादा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वहां पे जो वैज्ञानिक खोज हुए, वैज्ञानिक खोज भी हर जगह यूरोपियन देशों में लगभग हुए ही हैं, है ना। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से जो यूरोप महाद्वीप है इसमें बहुत ही ज्यादा विषमता पाया जाता है। इस वजह से यूरोप को हम लोग विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आप देखेंगे 34% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो साथियों भारत जो सबसे बड़ा निर्यातक है यह है कपड़ा का। कपड़ा का निर्यात भारत सबसे ज्यादा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो साथियों ये जो सैंडविच द्वीप है ये हवाई द्वीप का प्राचीन नाम है, और ये जो हवाई द्वीप है यह यूएसए का एक राज्य है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यूएसए का एक राज्य है। और हवाई द्वीप का है ना जो राजधानी है, राजधानी सबसे ज्यादा पूछता है, तो हवाई द्वीप का जो राजधानी है वो है होनोलुलु। होनोलुलु ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसी प्रकार से जो फिजी का राजधानी है, फिजी का राजधानी है सुआ। फिजी का राजधानी क्या है? सुआ। ये भी पूछा जाता है। और जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का साथियों राजधानी जो होगा है ना, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो तुवालू है, तुवालू का भी राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। चलिएगा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक चीज साथियों ध्यान दीजिएगा, जो देश है और देश का राजधानी है और मुद्रा है, इसको आपको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन क्या होता है, फिक्स होता है। और उन देशों के बारे में ज्यादा पढ़ के जाइएगा जिन देशों के साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध है, अर्थात अच्छा दोस्ताना है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी या राष्ट्रपति हाल फिलहाल में जिस देश में विदेशी यात्रा किए हैं उस देश का आप लोग कैपिटल और करेंसी जरूर याद करके रखिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ये क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। और लगभग 71.4% अभ्यर्थियों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है। आपको बता दूं कि बाकी के 71% के बाद जो अभ्यर्थी गलत जवाब दिए होंगे, मान के चलिए उन लोगों का साथियों स्थिति बहुत ही बुरा है, क्योंकि इस तरह का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा हम बता दें कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है और भूमध्य रेखा है, इससे आपको क्या जानना चाहिए, है ना, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। साथियों आपको बता दूं है ना कि हम लोग का जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो भागों में जो बांटने वाली रेखा है उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। इसका 2-3 नाम है ना। जैसे ही भूमध्य रेखा पृथ्वी के दो भागों से, ये काल्पनिक रेखा है, आप गुजारेंगे तो दो गोलार्ध बन जाता है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोला है। तो ऊपर वाला भूमध्य रेखा के ऊपरी वाले भाग को कहते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी वाले भाग को कहते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। और इसी भूमध्य रेखा के समानांतर पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे कुल 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे समानांतर रेखाएं खींची गई है भूमध्य रेखा के समानांतर। ध्यान से समझिएगा, यह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसी भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। साथ ही साथ दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। लेकिन इन अक्षांश रेखाओं में कुछ रेखाओं को विशेष नाम दिया गया है, जैसे 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। साथियों ये कर्क रेखा है, ठीक ना। उसी प्रकार से जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको हम लोग नाम दिए हैं मकर रेखा। इसको हम लोग नाम दिए हैं मकर रेखा। ऐसा नाम हम लोग क्यों दिए हैं, तो उसके पीछे का रीजन है। साथियों आपको बता दूं, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश 365 दिन इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्या होता है, सीधा लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश पहले भूमध्य रेखा पर अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर चमकता है, फिर ये जाएगा उत्तर की तरफ कर्क रेखा पर, फिर कर्क रेखा से वापस आएगा भूमध्य रेखा पर, और फिर भूमध्य रेखा से वापस आता है मकर रेखा पर, और मकर रेखा से वापस चल जाता है भूमध्य रेखा पर। इसी वजह से इन दो रेखाओं का विशेष नाम दिया गया है कर्क रेखा और मकर रेखा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो साथियों आपको बता दूं कि जो अपना भारत है, यह भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। और जो हम लोगों का बिहार है ना, और एक चीज और समझ लीजिए, भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और जो हम लोगों का बिहार है, यह बिहार कर्क रेखा के ऊपर है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड की जो राजधानी है रांची, यह कर्क रेखा के समीप है। साथ ही साथ जो गुजरात की राजधानी है, यह भी कर्क रेखा के समीप है। तो बिहार पुलिस का आप तैयारी कर रहे हैं तो यह याद रखिएगा कि जो बिहार है वो कर्क रेखा के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलाना है, यहां पे साथियों मिलान करना है।
तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, तो उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है, यह फैक्चुअल डेटा है। साथ ही साथ मध्य रात्रि की भूमि किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। और वज्र की भूमि किसे कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है। तो इसका सही मिलान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग मिलाएंगे तो पहले का होगा 3, ए का 3 होगा और बी का 4 होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए का 3 और बी का 4, सी का 2 होगा, है ना, सी का 2 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग देख लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसको सही मारने का भी कार्य किए हैं, डी नंबर ऑप्शन, ठीक ना। चलिए अब आपको मैं कुछ होमवर्क भी देता हूं, आप लोग याद रखिएगा। इसका कैपिटल और करेंसी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज्यादा जापान का पूछा जाता है। जापान की जो मुद्रा है ये है एन, लास्ट ईयर ये पूछा गया है 21,391 पदों में। और जापान की जो राजधानी है ये है टोक्यो, है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो भूटान की राजधानी है ये है थिम्पू, यहां से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और जो भूटान की जो मुद्रा है यह है नगुल्ट्रम, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। और बाकी का जो फिनलैंड है और कोरिया है, कोरिया में भी 2 है, एक उत्तर कोरिया है और एक दक्षिण कोरिया है। तो इसका आप लोग जवाब देने का कार्य करिएगा, इन दोनों देशों का, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इसलिए आपको बोल रहे हैं जवाब देने के लिए ताकि हमें भी पता चले कि कितना लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो साथियों भारत का जो संविधान है यह भारत को राज्यों के संघ के रूप में क्या करता है, यह वर्णित करता है। आपको बता दूं कि जो संविधान का भाग 1 है, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में यह बताया गया है कि भारत जो होगा, भारत एक राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। और इस सवाल का लगभग 87.6% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो फैक्चुअल डेटा है उसको हम जल्दी निकालने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये क्या पूछा गया है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, है ना, प्रोटेम स्पीकर, आगे ऑप्शन देख दिया है, लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोकसभा का वरिष्ठतम अध्यक्ष सदस्य होता है। तो साथियों आपको बता दूं कि आम चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। साथियों आपको बता दूं जैसे ही आम चुनाव होता है अर्थात लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव के बाद चयन होता है लोकसभा अध्यक्ष का। लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव समाप्ति के बाद जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष जब तक नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए जो लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यों का जो कार्यवाहन करने का कार्य करता है साथियों वह करता है प्रोटेम स्पीकर। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है या लोकसभा स्पीकर का जैसे ही चुनाव कर लिया जाता है वैसे ही यह प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो साथियों ये दिया था एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सी राजगोपालाचारी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। लेकिन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तब आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यह याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। मूल कर्तव्य का वर्णन किसमें है। तो साथियों जो संविधान का भाग 4 का ए है या भाग 4 का क है इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। जो संविधान का भाग 3 है और भाग 4 है और भाग 4 का क ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो संविधान का भाग 3 है इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 और संविधान का जो भाग 4 है वह 36 से 51 यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। और संविधान के भाग 4 के क में आप देखेंगे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। साथियों जो संविधान का भाग 5 है यह
जो संघ की सरकार है या जो संघ है, संघ के कार्यों का वर्णन है संविधान के भाग 5 में। उसी प्रकार से संविधान के भाग 6 में आप देखेंगे जो राज्य हैं, राज्यों के कार्यों का वर्णन है। और जो भाग 11 है, इसमें केंद्र राज्य के संबंधों को क्या किया गया है, दर्शाया गया है, या केंद्र राज्य के बीच में क्या संबंध होगा, है ना, ये इसमें भाग 11 में दर्शाया गया है। 22 भाग है टोटल संविधान में, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। एक नजर आप लोग मार लीजिएगा जहां पे भी लिस्ट होगा। ऐसे जब भी भाग से क्वेश्चन आएगा मैं खत्म कर दूंगा आगे जब क्लास कराऊंगा टॉपिक वाइज, तब टॉपिक वाइज आप लोग क्लास देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि वहां से आपका बहुत सारा चीज क्लियर होगा, क्योंकि वहां मैं बहुत ही विस्तृत बताऊंगा। टॉपिक वाइज क्लास 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 1 से 1.5 घंटे का वो क्लास होने वाला है। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई हम टॉपिक लेके आए, जैसे भारत की नदियां लेके आए, 50 क्वेश्चन लेके आए, तो भारत की नदियां हम पढ़ा देंगे। जैसे ही हम टॉपिक लेके आए, जैसे मान लीजिए संविधान की प्रस्तावना लेके आए, उससे अगर क्वेश्चन है तो संविधान की प्रस्तावना खत्म। मौलिक कर्तव्य लेके आए, उससे सवाल, तो मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। उसी प्रकार से बिहार के पर्व और त्यौहार से क्वेश्चन लेके आए तो पर्व और त्यौहार क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस जरूर देखिएगा। कह रहा है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्ति देता है। तो साथियों इसका हो जाएगा अनुच्छेद 227, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, है ना। अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट है, या हाई कोर्ट यह रिट जारी कर सकता है। ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और बाकी का जो आर्टिकल है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको हिंट दे देते हैं। इसमें एक आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अधीनस्थ न्यायालयों से कोई भी मामला अपने पास क्या कर सकता है, मंगा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये भी सांसद होते हैं। सांसद 2 प्रकार के भारत में है, एक लोकसभा के जो होते हैं सदस्य वो भी एमपी है, और जो राज्यसभा के होते हैं वो भी एमपी है। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, और इन्हें जो चुनने का काम करते हैं विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके द्वारा इनका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। बिहार में आप देखेंगे 40 लोकसभा के सांसद हैं, या 40 लोकसभा सीट है, और जो राज्यसभा सीट है बिहार में यह टोटल कितना है, 16, अर्थात बिहार से 16 सांसद चुन करके भेजे जाते हैं कहां पे, राज्यसभा में, ठीक ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किसी भी मामले की कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है ना। तो साथियों ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। ये सब लोग सही जानते हैं, सब लोग सही मारे। 82% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फंसे भी होंगे, है ना। कह रहा है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, अवगुण पूछा हुआ है। तो अवगुण में देखिए, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते, ये अवगुण है। ग्राम सभा का चुनाव होता है ना। साथ ही साथ कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकार को स्थानांतरित नहीं किया है, यह भी गलत है। आप देखेंगे कि जो भारत है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, अर्थात वार्ड मेंबर तक आप देखेंगे शक्ति का क्या कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है। तो इसमें जो कह रहा है कि भारत सरकार को स्थानांतरित शक्तियां स्थानीय सरकार को स्थानांतरित नहीं किया गया है, तो यह बात गलत है। कह रहा है स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है, यह भी गलत है। ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी अवगुण है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है समग्र आपूर्ति की तुलना में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है ना। तो साथियों इसमें जो पहला ऑप्शन दे रहा है मांग जन्य मुद्रास्फीति जनित मंदी, मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति जनित मंदी, ऑप्शन नंबर बी इसका साथियों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति का मतलब समझ लीजिए, सामान्य शब्दों में समझ लीजिए महंगाई, है ना। क्या समझना है, महंगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि भुगतान संतुलन होता क्या है। आपको बता दूं साथियों कि जो एक देश के निवासी होते हैं और अन्य देशों के साथ जो आयात निर्यात करते हैं या जो भी खरीद बिक्री करते हैं, वही एक प्रकार से कहलाता है भुगतान संतुलन। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें माल का निर्यात और आयात, है ना, माल का निर्यात और आयात हिस्सा नहीं है, नहीं पूछा है ना। तो ये गलत है। क्या पूछा है, माल का आयात और निर्यात होता है भुगतान संतुलन में, ठीक ना। सेवाओं का निर्यात और आयात ये भी होता है ना। आय प्राप्तियां और भुगतान ये भी होता है। पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान ये वाला
नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और देखिए लगभग 47.9% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है। और बाकी का आप देख सकते हैं 3 अभ्यर्थी 3 ऑप्शन में इतने सारे अभ्यर्थी बट गए हैं। कहने का मतलब साथियों ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जो अच्छे से तैयारी किए होंगे उनका ये क्वेश्चन बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्यापार घाटा, अच्छा यही वाला है क्या, कह रहा है व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, जहां वस्तु का निर्यात एवं उनके आयात से क्या होता है, अधिक होता है ना। व्यापार घाटा है ना, व्यापार घाटा में साथियों देखिए क्या होगा, है ना, वस्तु का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है ना। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, व्यापार वस्तुओं का निर्यात आयात से क्या होता है, अधिक होता है। निर्यात जब होगा तो लाभ होगा, है ना, और आयात कम होगा तो व्यापार घाटा होगा, ठीक ना। वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से क्या होता है, कम होता है। ये याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि व्यापार घाटा कब होता है, जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे कम, मतलब विदेशों को सामान बेचेंगे कम और मंगाएंगे ज्यादा, आयात करेंगे ज्यादा, इंपोर्ट करेंगे ज्यादा, तो व्यापार घाटा हो जाएगा। जब निर्यात करेंगे ज्यादा और आयात करेंगे कम, ऐसे स्थिति में क्या होगा, फायदा होगा। ऐसे स्थिति में क्या होगा, फायदा होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि आधार दर, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है, तो साथियों यह बैंकों का जो बेस रेट है यह निर्धारित करने का कार्य करता है आरबीआई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आरबीआई यह जो रेट डिसाइड कर दिया है, आधार दर यही डिसाइड करता है ना। अगर यह बेस रेट कमर्शियल बैंक को यह नहीं निर्धारित करेगा आरबीआई, तो आप देखेंगे जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, यह ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और मंडी में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास पैसा ही हो जाएगा, और पैसा हो जाएगा तो फिर मुद्रा का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इसलिए आरबीआई क्या करता है कि सभी बैंकों का एक बेस रेट डिसाइड कर देता है कि इसके नीचे आपको लोन नहीं देना है ना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आरबीआई का जो गठन है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आरबीआई का गठन कब हुआ था, तो साथियों 1935 में हुआ था। और 1935 में जिस अधिनियम के तहत हुआ था वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये मुंबई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताने का कार्य करिएगा कि अभी वर्तमान समय में आरबीआई के जो मुख्य हैं वो कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में कृषि संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है ना। तो साथियों इसमें जो पहला ऑप्शन है ये कह रहा है सहकारी बैंक, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और तीसरा है वाणिज्यिक बैंक। तो तीसरा हो जाएगा आपका वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो साथियों भारत के जो सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे सुकुमार सेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह फैक्चुअल डेटा है, ये आप लोग याद रखिएगा। और बिहार के कौन कौन से प्रथम है ये भी याद रखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार की प्रथम महिला, बिहार के तरफ से प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन है। मतलब बिहार के जितने भी प्रथम लोग हैं, है ना, जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप देखेंगे कि ये बिहार से थे और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व है जिनका आप देखेंगे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है ना, तो उनके बारे में आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। भारत के पहले जो होंगे, सॉरी बिहार के जो पहले होंगे उनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों उसे कहा जाता है बेस रेट। उसे क्या कहा जाता है, बेस रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना, ये वाला है बी और ये वाला है सी, ठीक ना। लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे तो उस हिसाब से ये आपका सही होगा। चलिएगा अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स में बैंकिंग का सेक्टर है, यहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। मतलब जो नाबार्ड बैंक है यह किसे लोन प्रदान नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया साथियों, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड का एब्रीवेशन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, ये नाबार्ड का एब्रीवेशन होता है, ये भी पूछता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा, निर्यात आयात बैंकों को, है ना, यह पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता है। बाकी का यह सभी बैंकों को क्या करता है, पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य करता है। इसका देखिए
सबसे ज्यादा 44% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या, तो साथियों जब आयात निर्यात से क्या होगा? अधिक होगा। मतलब आयात हो रहा है ज्यादा और निर्यात हो रहा है कम। इसके पहले वाला भी आपको समझाए थे, भुगतान संतुलन से ही क्वेश्चन था कि किस प्रकार से आप लोग का व्यापार घाटा से था, है ना। उसी टाइप का ये भी कुछ क्वेश्चन है जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन का सवाल पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बेसल थ्री मानक किससे संबंधित है? तो ये बेसल थ्री मानक साथियों बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूजन में इसको गलती कर दिए। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का हो और अन्य दो कोण 45 डिग्री का हो तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? तो साथियों सबसे पहला नंबर चीज, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है तो वह 100% क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन दो अन्य कोण यदि आपका सेम हो जाए, अर्थात ये भी 45 डिग्री का हो जाए और ये वाला भी 45 डिग्री का कोण हो जाए, तो दो कोण 45 डिग्री का होगा, अर्थात ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ऐसे स्थिति में यह जो त्रिभुज कहलाएगा, यह त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी इसको गलत भी मार दिए होंगे, समकोण त्रिभुज करने का कार्य किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किस संबंधित शब्द का चयन करें? साथियों इसमें मिलान करना है, यह एनालॉगी टेस्ट का है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। कह रहा है पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है, उसी प्रकार से जो कांग्रेस है, कांग्रेस का संबंध किससे है? तो साथियों कांग्रेस का जो संबंध है यूएसए से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। साथियों ये इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। तो घर में जो बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं वह जुड़े होते हैं समानांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में जुड़े होते हैं, है ना। आप देखेंगे कि प्रत्येक उपकरण के लिए हम लोग अलग अलग स्विच लगाते हैं, है ना, और जिसका जरूरत पड़ता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो सीरीज में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है तो उसमें एक ही स्विच रहेगा, एक ही स्विच से सारा चीज आप देखेंगे ऑन ऑफ होगा, अर्थात उपकरण जो है वो चलेगा, ठीक ना। जैसे आप लोग देखेंगे जो एलईडी लाइट होता है दिवाली में हम लोग लगाते हैं, वो सीरीज क्रम में जुड़ा होता है, उसमें एक ही प्लग होता है और एक ही स्विच से चलाने पर सारा का सारा क्या होता है? जलता है। लेकिन घरेलू उपकरण आप देखेंगे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात लाइट के लिए अलग स्विच, पंखा के लिए अलग स्विच, एसी के लिए अलग स्विच, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति करता है, यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों विस्थापन आप देखेंगे कि जो चली गई अंतिम दूरी होती है और जो पहली दूरी होती है ना, या कह लीजिए जो वस्तु का अंतिम अवस्था होता है और जो वस्तु का प्रथम अवस्था होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अर्थात अंतिम में से हम लोग प्रथम को घटाते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे किसी वृत्ताकार पथ पे अगर कोई व्यक्ति देखिए क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जैसे मान लीजिए यह वृत्ताकार पथ है, इस पर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? गति कर रहा है ना। और आप देखेंगे मान लीजिए यहां से चलना वो शुरू किया, यहां से चलना वो शुरू किया, ठीक, और फिर आकर के फिर वापस ये यहीं पे आ जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि अंतिम दूरी में से आप प्रथम दूरी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0, है ना, क्योंकि समान दूरी ही तय कर रहा है। क्या कर रहा है? समान दूरी तय कर रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब फैक्चुअल डेटा है, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है, धरती की ओर गिरता है, तो धरती से टकराने वाला समय, साथियों फ्री फॉल से यह क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लगने वाला जो समय होता है इसका सूत्र आप लोग याद रख लीजिए, √2h/g, है ना। कोई वस्तु यदि धरती पर मुक्त रूप से गिरती है तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे h जो होता है, h ऊंचाई होता है, कितनी ऊंचाई से आप वस्तु को गिरा रहे हैं, तो ये आप गिरा रहे हैं 16 मीटर के ऊंचाई से। और जो g का मान होता है यह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो 9.8 यहाँ पे लगा दीजिएगा। साथियों इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1.8। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। यह जो ऑप्शन है 0.9, 1.8, 2.3, 3.2 और इसका देखिए 51.6% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है। बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए 32 पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? साथियों आपको बता दूं जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना,
ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। और आपको बता दूं कि जो नरमपंथी नेता थे, उन नरमपंथी नेताओं में आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले का यह बहुत ही महत्वपूर्ण इनका भूमिका रहा है या स्थान रहा है ना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो यह जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने जिस संगठन का स्थापना किया था वह किया था भारतीय समाज के सेवक संघ का। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 देखिए क्या कह रहा है, अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने की? तो ये किए थे आप देखेंगे भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सत्यमेव जयते की उक्ति कहां से ली गई है? तो साथियों जो सत्यमेव जयते है यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि मांडूक्योपनिषद है, यहाँ से जो क्वेश्चन उपनिषद से पूछा जाता है उसमें सबसे ज्यादा मांडूक्योपनिषद से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके अलावा इसमें ऑप्शन है पुराण, है ना। तो आप लोग याद रखिए पुराणों की संख्या कितना है, पुराणों की संख्या है 18। सबसे जो पुराना पुराण है वह है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण, ठीक ना। अब देखिए, अब कुछ पुराण ऐसे हैं जिस पुराण से आप देखेंगे अलग अलग वंशों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे आप लोग याद रखिएगा जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य से जानकारी प्राप्त होता है हमको सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में। वहीं पे जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश का जानकारी होता है, मौर्य वंश का जानकारी, मौर्य वंश का। और जो मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और एक है वायु पुराण, है ना। तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की क्या होती है, जानकारी होती है। यह तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है पुराणों से, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और नहीं पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया? तो जय हिंद, है ना। जय हिंद किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यह फैक्चुअल डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? तो साथियों जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था वो किया गया था बॉम्बे में, है ना। WC बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष रहे थे, है ना। साथियों याद रखिए जो पहला आयोजन किया गया था कांग्रेस का, है ना, वो 1885 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। स्थापना भी 1825 में हुआ था और पहला हुआ था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वह हुआ था 1886 में। और ये जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में, ये भी याद रखिएगा। और जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1887 में और ये हुआ था मद्रास में, ये हुआ था मद्रास में। और कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1888 में और ये हुआ था आप देखेंगे इलाहाबाद में, है ना, या इसी को हम लोग प्रयागराज भी कहेंगे। अब आप देख लीजिए साथियों ये जो 4 अधिवेशन हुए इसके अलग अलग अध्यक्ष भी रहे हैं। पहले के थे WC बनर्जी, है ना, पहले के WC बनर्जी थे। वहीं पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, दूसरा के जो अध्यक्ष रहे हैं वह रहे हैं दादा भाई नौरोजी, है ना। ये भी याद रखिएगा कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन रहे हैं, है ना, 1886 में। तीसरे जो अध्यक्ष रहे हैं ये रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जबकि ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। और उसी प्रकार से पहले गैर भारतीय जो कांग्रेस का अध्यक्षता किए वह थे जॉर्ज यूले, वो थे जॉर्ज यूले, ठीक ना, जॉर्ज यूले, ये याद रखिएगा, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और महात्मा गांधी वाला याद रखिएगा, महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं 1924 में और बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। कह रहे पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान कौन थे? तो साथियों प्रमुख बंगाली विद्वान थे सीलभद्र। साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभ्यर्थी बहुत सारे सही आंसर भी दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब फैक्चुअल डेटा है, जो रटा रटाया क्वेश्चन है, जो सभी के सभी अभ्यर्थी पहले से रट करके बैठे हुए हैं। अगर आप इस जोन में नहीं आ रहे हैं, इस जोन में आ रहे हैं, अर्थात आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी सबसे ज्यादा सही कर रहा है जिस सवाल को, उस सवाल को आप गलती कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप सिलेक्शन से क्या है, बाहर है। और हम लोगों के द्वारा जो टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, इस टेस्ट में यही देखने के लिए मिल रहा है कि जिस क्वेश्चन को सारा पब्लिक सही कर रही है उस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सही कर रहे हैं। साथियों ये हम लोग के टेस्ट का एक फायदा है। तो जो भी अभ्यर्थी टेस्ट देना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं बार कोड को इसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके और फिर क्या कीजिए, टेस्ट देने का आप लोग कार्य कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 पे। 39 देखिए क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड
which can be substitute for the given, है ना। कह रहा है कि इसके लिए कौन सा वर्ड एक होगा, वन हु वॉक इन स्लीप, है ना, जिन्हें नींद में चलने की आदत होती है नींद में, है ना, या जो नींद में चलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सोमनाबुलिस्ट, है ना। चलिए इंग्लिश का जल्दी जल्दी हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। को इंसिडेंस का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इंसिडेंट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम्स हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा आप लोगों का पहला कह रहा है बीइंग टू रेडिकुलस, बीइंग फाउंड ऑफ, हैविंग सॉफ्ट स्किन और बीइंग एंग्री, तो साथियों इसका हो जाएगा बीइंग फाउंड ऑफ। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट इनटू द फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। इसमें सेंटेंस को कौन पूरा करेगा, इसको भरेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। रिप मैंगोस हैव स्टार्टेड टू, तो साथियों यहाँ पे फॉलो अप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश का हम बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, है ना, इतना आप लोग जानते होंगे, फैक्चुअल डेटा है, जो बताने वाला है उसी का एनालिसिस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर गिवन वर्ड। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, है ना, तो सिनोनिम इसका पूछा है क्या चीज, एंटोनिम्स मतलब उल्टा पूछा है, तो धोखा देना का उल्टा हो जाएगा सपोर्ट करना, समर्थन करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि स्वाति इज अ जेंटल हर सिस्टर, अब फिर फिल इन द ब्लैंक्स है और इट, तो यहां पे हो जाएगा कि स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट, है ना, मस्ट हैव डन इट, यहां पे ये हो जाएगा, है ना, या फिर हर सिस्टर, हाँ मस्ट हैव डन इट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड ऑफ फॉर इट, मतलब वैसा व्यक्ति जो क्या करता है बिना कुछ स्वेच्छा का ही वो किसी का मदद करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वॉलंटियर, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। कह रहा है ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज, यहाँ पे साथियों हो जाएगा रन्स डाउन, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 47। कह रहा है इनमें से कौन अलवार संत है ना। साथियों आपको पता है कि जो संत हुए आप देखेंगे इतिहास में, है ना, एक हुए अलवार संत और एक हुए नैनार संत। जो अलवार संत थे, है ना, ये थे आप देखेंगे विष्णु धर्म के ये समर्थक थे, और जो नैनार थे ये शैव धर्म के क्या थे, समर्थक थे। क्योंकि आप देखेंगे कि इतिहास में जो वैष्णव धर्म है और जो शैव धर्म है इसको लेकर के आप देखेंगे वर्चस्व का लड़ाई भी रहा है। तो जो अंडाल थे, यह अंडाल एक महिला संत थी, है ना, सॉरी, है ना, अलवार महिला संत थी, हाँ ठीक है, अंडाल जो थी एक महिला संत थी, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसको सही जवाब देने का भी काम किए हैं, ये फैक्चुअल डेटा है। चलिए 48 पे आते हैं। कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न वाक्यों को क्रम में लिखित कीजिए। कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक घोड़ा देखा। तो साथियों इसको मिलान करिए, इसका हो जाएगा एक कौवा को प्यास लगी, कौवा को प्यास लगा, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत क्या था, नीचे था, है ना। चलिएगा तो इसको मिलान करिए, एक कौवा को प्यास लगी, एक कौवा को प्यास लगी, दूसरा नंबर बगीचे में उसने एक घोड़ा देखा, है ना, तो 4 नंबर घड़े में पानी बहुत नीचे था, 3 नंबर कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, 1 नंबर, है ना। कौवा घड़े में कंकड़ इसलिए डाल रहा था कि जो घड़ा में पानी था वो क्या होगा, कंकड़ डालेगा तो पानी ऊपर आ जाएगा और पानी वो पी लेगा। तो 24 से 31 इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी लोग सही जवाब दिए हैं, 86.5% लोगों ने। कह रहा है कि नियति का समानार्थी क्या हो जाएगा। तो साथियों नियति का जो समानार्थी होता है भाग्य होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि देवानंद का काम प्रति लगन और निष्ठा, है ना, ये क्या है। तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा अनुकरणीय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, खाली स्थान को भरना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें कह रहा है कि 5 नेत्र, नख और हस्त। साथियों इसमें जो नेत्र है, नख है और हस्त है, आप देख लीजिए इसका शरीर से संबंध है, जबकि जो पंच है, 5 है, ये थोड़ा सा हटके है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों जो नामदेव है, नामदेव का जो संकलन है, आप देखेंगे अभंग के नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्रस्रावित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। वायुमंडल में, साथियों इसका कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो ऑक्सीजन की मात्रा है साथियों कितना, 21%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जरूर पूछता है तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और जो 78% है वो क्या है, आपका नाइट्रोजन है। यह भी फैक्चुअल डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है ना। मतलब कि जो आपको भी पता है कि हम लोगों के जो पूर्वज हैं, पूर्वज बंदर थे, उनका अलग अलग नाम था। किसी का निएंडरथाल, किसी का होमोसेपियंस, किसी का वानर था, है ना, किसी का नाम लेमर था, इस तरह के नाम था, है ना, हम लोगों के पूर्वजों का। तो उसी से सवाल पूछा है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है। तो मनुष्य का जो निकटतम रिश्तेदार है वह है आपका वानर। क्या है, वानर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिएगा साथियों अब हम लोग देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी का गठन होता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा की कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, मतलब कौन सा बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो इसमें पहला कह रहा है डेंगू बुखार, दूसरा मलेरिया, तीसरा नींद की बीमारी। तो साथियों जो नींद की बीमारी होती है यह सीसी मक्खी के काटने से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यह फैक्चुअल डेटा है। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसको सही किए हैं, 69.2% अभ्यर्थी सही किए हैं। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पसीने की ग्रंथियों खाली स्थान की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। कह रहा है कि कहाँ पे जो पसीने की ग्रंथि होती है वो सर्वाधिक होती है। तो साथियों जो हाथ की हथेली होती है यहाँ पे पसीने की ग्रंथि क्या होती है, सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तो कोशिका की तीक्ष्णता को जो बनाए रखने का कार्य करता है वह करता है सेल वॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति जीवित कमोबेश आइसोडायोमेट्रिक होती है, जिसमें अंतः कोशिकीय स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों उसे कहा जाता है पैरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों साइंस से अच्छा खासा क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा गया है, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, है ना, सही कथन का चयन करना है। कह रहा है कि सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है ना। तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये भी क्या है, गलत है। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो ये वाला क्या है, सही है, ठीक ना। साथियों जो गोल्जी बॉडी होता है ये कोशिकाओं के अंदर मौजूद होता है। यह एक कोशिकांग है कोशिकाओं का, जो क्या करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है कोशिकाओं के अंदर, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, ये क्या है, गलत है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये गलत है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक ना। और एक चीज साथियों ध्यान दीजिएगा, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का जो मुख्य भाग होता है वह होता है केंद्रक। वो क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। और इसी केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका, और इस केंद्रिका के अंदर होता है क्रोमेटिन जाल, और इसी क्रोमेटिन जाल में होता है डीएनए और आरएनए। अर्थात कोशिका का जो मेन बिंदु होता है, मस्तिष्क जिसे कहा जाता है, वह कहा जाता है केंद्रक को। तो कोशिका का मस्तिष्क कौन है, केंद्रक। ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कोशिका के अंदर और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कोशिका का हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथियों, इसे हम लोग कोशिकाओं का कंकाल कहते हैं, इसे हम लोग कोशिकाओं का कंकाल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, और जो लाइसोसोम होता है उसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिजड़े जैसी होती है? तो इसमें साथियों पिजड़े जैसी संरचना ग्रेफाइट और फ्लोरीन की होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 कह रहा है कि v और t वेलोसिटी और टाइम के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो उसका इकाई हो जाएगा साथियों मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो साथियों जो नमक का घोल है यह समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ये सब फैक्चुअल डेटा है। ऑप्शन नंबर बी सी उसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है ना। तो साथियों जो प्लास्टर और पेरिस का जमना होता है, पहला ऑप्शन कह रहा है निर्जलीकरण, दूसरा कह रहा है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, और तीसरा कह रहा है कि जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, यही वाला साथियों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह 10th की किताब में ये डायरेक्ट हु बहू यही स्टेटमेंट क्या कर दिया है? दे दिया है एससीईआरटी के बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है? तो साथियों जो भारी जल होता है, भारी जल का इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है, और भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उसमें एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम, और एक होता है ट्राइटियम, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है ना। तो साथियों जो इसमें उपधातु है सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। और बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। कह रहा है कि नोवेल्टी का संबंध ओल्डनेस से है ना। तो न्यूएस का संबंध एंटीक्यूटी से है, एंटीक्यूटी प्राचीन होता है ना, एकदम पुराना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे आते हैं। साथियों ये एक रीजनिंग का सवाल है ना। कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा, और डी का अर्थ क्या है? भागा हो, तो है ना 20C, पहले समीकरण लिख देते हैं। कह रहा है कि 20C5 A 10D2B3 का मान क्या होगा? तो साथियों जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको बैठा लीजिए, कुछ नहीं करना होता है, बैठा लीजिए, जिसको जो बोला है लिख दीजिए 20, और सी को कह रहा है, सी का अर्थ इनटू है 5, है ना, और ए का अर्थ क्या है? प्लस, डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है भागा, है ना, और बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ कह रहा है साथियों यहाँ पे माइनस है 3। साथियों इक्वेशन बैठ गया, और इक्वेशन जैसे ही बैठ जाए तो आप बोर्ड मास रूल लगा दीजिए। 10 के बाद यहाँ पे डी, सॉरी यहाँ 10 के बाद डी है, और डी का अर्थ क्या है? भागा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ भागा है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, भागा और फिर 2 - 3। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं बोर्ड मास नियम से। सबसे पहले कार्य होगा किसका? भागा का। तो भागा करेंगे, ये दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 - 3, है ना, इधर -3 रहेगा, और प्लस ये कितना हो गया? 100, ठीक ना। तो ये 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, तो 100, और ये हो जाएगा 2, करेंगे 5 - 3 102 हो जाएगा, है ना। बोर्ड मास रूल से बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम कटाने का, भाग का काम करेंगे, फिर गुणा का, फिर घटाव का, है ना, लास्ट में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है साथियों। तो जो कांग्रेस का संबंध है यूएसए से है, यह क्वेश्चन रिपीट कर गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाही महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो शाही महिला आयोग की स्थापना जो की गई थी 1992 में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 66%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7 से
5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है ना। तो साथियों ये जो 2023-24 का करंट अफेयर है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, महिला समान बचत प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मिलान भी करते रहिए। अगला देखिए, कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है ना। तो साथियों इसका जो नाम था रेडियो जीपीटी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से अभी जो चैट जीपीटी एआई चल रहा है ना, उसी प्रकार से ये रेडियो जीपीटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 पे। कह रहा है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलों के क्षेत्र में आप देखेंगे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना। इसके अलावा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सब किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के ही क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। तो साथियों ये शुरू हुई थी, पहला कह रहा है कि एथेंस, दूसरा है आपको ऑप्शन लंदन, और तीसरा है बर्लिन, और चौथा है हेलसिंकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्लिन में, ये आप देखेंगे मशाल की शुरुआत हुई थी, और पहला ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था एथेंस में किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलआईसी ने नए ग्राहक एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया था। तो साथियों ये लॉन्च किया था आप देखेंगे आनंद, ऑप्शन नंबर ए। यह भी आप देखेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, कह रहे रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों पहला ऑप्शन कह रहा है राजस्थान, दूसरा कह रहा है गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, और चौथा है तमिलनाडु। तो रावत भाटा आपका है कहाँ पे, राजस्थान में। साथियों ये सब क्वेश्चन इतना फैक्चुअल है कि देखिए अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा सही कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेड फ्लैग भारत में निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। रेड फ्लैग, जो रेड फ्लैग है साथियों युद्ध अभ्यास से एक क्वेश्चन आता है। तो रेड फ्लैग आप देखेंगे जो सऊदी अरब है ना, उसके बीच का यह एक संयुक्त रेड फ्लैग भारत में निम्नलिखित में से, अच्छा ये रेड सॉरी रेड फ्लैग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, है ना, यूएसए और भारत के बीच, है ना। इसी प्रकार से लास्ट टाइम भी आया था, है ना, एक क्वेश्चन अमेरिका और भारत के बीच आप देखेंगे युद्धाभ्यास को लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों निकहत जरीन, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं साथियों, आप लोग क्या करिएगा, जो पहला वाला एनालिसिस है उसको भी आप देखिए, टेस्ट का जो भी टेस्ट हो रहा है उसका आप लोग एनालिसिस जरूर देखिए। किस प्रकार से आप लोगों को टेस्ट देना है उसके रिगार्डिंग मैं बता दिया हूं, स्टार्टिंग में आप लोग देख लीजिएगा, है ना। बार बार मैं वही चीज नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, समय आपका वेस्ट होगा। कह रहा है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, और ये जो बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज की थी एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने की थी, है ना। आपको बता दूं कि बैक्टीरिया की खोज से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है बिहार में किस वर्ष जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन कह रहा है 2020, दूसरा 2022, और तीसरा है 2023, और चौथा है आपका 2025। तो साथियों जो जल जीवन हरियाली की शुरुआत की गई थी, है ना, 2020 में शुरू की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधिकतर लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के किस जिले में नालंदा सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया गया। तो साथियों ये तो नाम से ही पकड़ में आ जा रहा है, नालंदा में किया गया होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है बिहार सरकार ने किस वर्ष मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की थी, है ना। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिहार सरकार ने किस वर्ष मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन, अच्छा साथियों ये जो किया था 2020 में, है ना, 2020 इसका करेक्ट हो जाएगा, 2020, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, लाइट होने की वजह से बोर्ड बहुत ज्यादा चमकता है, जिसके वजह से ऑप्शन इधर उधर पढ़ा जाता है। कह रहा है बिहार में किस नदी पर जो राजगीर डैम है, राजगीर डैम बना हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है गंगा, दूसरा कह रहा है कोसी, तीसरा है बागमती, और चौथा कह रहा है पुनपुन। तो साथियों जो पुनपुन नदी है यह दक्षिण बिहार की नदी है, और इसी नदी पर आप देखेंगे यह राजगीर डैम बना है। आप लोग ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं कि गंगा नदी तो हो नहीं सकता है, यह बिहार के बीचों बीच बहती है, कोसी नदी उत्तर बिहार की नदी है, और ये बागमती नदी भी नहीं हो सकती है। तो होगा क्या, पुनपुन नदी, ऑप्शन छाट के। और इसमें देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें गलत किए हैं, जो ऑप्शन इलिमिनेट करके गया होगा वो सही जवाब दे सकता था।
कह रहा है बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? तो साथियों याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में है और यह बाघ के लिए संरक्षित है। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कह लीजिए या कह लीजिए कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जो है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। कह रहा है बिहार सरकार ने किस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की थी? तो साथियों किस वर्ष की थी? पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है 2018, दूसरा कह रहा है 2019, तीसरा है 2020 और चौथा है 2021। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बिहार के किस जिले में शेरघाटी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? किस जिले में शेरघाटी? तो साथियों ये गया में है। कहाँ पे है? गया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिहार में किस नदी पर इंद्रपुरी बांध बनाया गया है? तो साथियों जो इंद्रपुरी बांध बनाया गया है यह सोन नदी के पानी को रोक करके बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 16 पाई मीटर क्यू है ना, आयतन दिया है 16 पाई मीटर क्यू है ना, ये कर लीजिए आयतन, तथा उसकी ऊंचाई कितना है? 4 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? अर्थात बेलन का आप त्रिज्या निकाल लीजिए, डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। तो आयतन तो पहले से दिया है, तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आयतन का मान कितना है? 16 पाई बराबर पाई, और आर का मान कितना है? आर का मान यहाँ पे कर दीजिए, आर निकालना ही है, और एच का मान कितना है आपको? 4 है ना। अब इसको कट कर देना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया? 4। तो आर का मान कितना हो जाएगा? आर का मान हो जाएगा √4, मतलब हो गया आर का मान 2। त्रिज्या आया 2, लेकिन पूछा है आपसे व्यास, व्यास कितना होगा? तो व्यास रेडियस का कितना होता है? 2 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, इनकम का अनुपात ए और बी का दिया हुआ है कितना? 4:3। चलिए वहीं पे आप देखेंगे दोनों में से प्रत्येक 600 रुपया बचाता है, मतलब बचत ये लोग कितना करते हैं? सेविंग करते हैं ये 600 रुपया, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा कह रहा है कि यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात कितना है? 3:2। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है? 3:2। तो बी की मासिक आय कितनी होगी? तो साथियों यहाँ पे पहले ये देख लीजिए ये लोग का आय और व्यय का अंतर कितना है। तो साथियों आय और व्यय का अंतर 1 अनुपात का है। कितने अनुपात का? 1 अनुपात का है ना। ऐसे स्थिति में यह जो 1 अनुपात का ये जो अंतर दिखा रहा है ये बचत है ना। तो ऐसे स्थिति में 1 अनुपात बराबर यही बचत कितना का हो जाएगा? 600 का है ना। अब 1 अनुपात का मान हो गया 600। पूछा किसके बारे में? बी का आय कितना है? तो बी का आय कितना है? ये है आपको 3 अनुपात। तो कितना हो जाएगा आंसर? 1 अनुपात बराबर 600, तो 3 अनुपात बराबर 1800। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ए नंबर। ठीक ना। साथियों अनुपात और समानुपात का और आय और व्यय का हम पढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पेन खरीद कर 11 की दर से कुछ पेन खरीदता है और फिर उसे 11 रुपये में 10 के दर से बेचता है। साथियों इस तरह का सवाल जब भी आए है ना कि 10 रुपया में कुछ वस्तुओं को खरीदा जाए और फिर उसको 11 रुपया में कुछ वस्तुओं को क्या किया जाए? बेचा जाए। तो ऐसे स्थिति में अंदर वाला का गुणा करते हैं है ना, अंदर वाला का गुणा, और फिर बाहर वाला का गुणा करते हैं और घटा देते हैं इसमें से है ना। अंदर वाला का गुणा माइनस बाहर वाला का गुणा, और डिवाइडेड बाई करते हैं बाहर वाला का गुणा। याद रखिएगा ये ट्रिक है, और इनटू में 100। तो साथियों इसको हल करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100, इनटू में कितना हो गया? 100। इसको कटाएंगे साथियों तो ये आ जाएगा 21%। कितना आएगा? 21% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 93 कह रहा है गीता ने 1000 रुपया में एक बैग खरीदा और बैग में 200 को ठीक कराने के लिए 300 रुपया खर्च की। बाद में उसने इसे 1508 रुपया में क्या किया? बेच दिया। तो बिक्री में गीता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसने खरीदा कितना में है? 1300 में। खर्चा कितना किया इसने एक्स्ट्रा? तो सॉरी खरीदी है 1000 रुपया में। कितना? 1000 रुपया। और मरम्मत कराने में इसको कितना खर्च करना पड़ा? 300 रुपया। तो 1000 और 300 करेगी तो कितना हो जाएगा? 1300 रुपया है ना। और 1300 इसका आप समझ लीजिए कि पूंजी लग गया एक बैग में। और बेची कितना में है ये है ना? 1508 रुपया। अर्थात इसका जो बिक्री का दर है ये है आपको सेलिंग प्राइस हो गया 1508 है ना। और इसका जो क्रय का दर पड़ गया है 300 लगाने के बाद है ना, कॉस्ट प्राइस ये पड़ गया है 1300 रुपया। तो 1300 का सामान यह गीता बेची कितना में है? गीता बेची है 1508 रुपया में। अर्थात ये फायदा कमाई है 208 रुपये का फायदा
कितना रुपया के पूंजी पर 1300 रुपया लगा के कमाई है, तो बट्टा में कर दीजिए, इनटू में 100। तो इसको हल करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, हल कर लीजिएगा, 16% आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। तो साथियों जो घनाभ होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको सिर्फ तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, और करेंगे तो ये आएगा साथियों आप लोगों का 2145। तीनों का आपस में क्या करिएगा, गुणा कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये बटा पर का जोड़ है ना, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, है ना। 2/5 प्लस 6/7 प्लस 3/10, है ना, प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो इसमें करना क्या है, x को उस साइड लेके चलाइएगा और 9 को इधर लेके आ जाइएगा, फिर हल कीजिएगा। तो ये आ जाएगा आप लोग का 521/70। इतना आपको हल करना पड़ेगा, ये सब नहीं बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1900 किलोग्राम, 19 किलोग्राम 50 ग्राम को ग्राम में परिवर्तित कीजिए। साथियों 19 केजी और 50 ग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 19 किलो बराबर 19,000 ग्राम प्लस 50 ग्राम, इसको ऐड कर दीजिए, है ना। तो 19,050 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी ये गलती करने का काम किए हैं, देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने फर्नीचर को 25% लाभ पर बेचा, है ना। तो मान लीजिए उस व्यक्ति का फर्नीचर रहा होगा 100 का, है ना, और इसको 25% लाभ पर बेचा, मतलब 125% पर बेचा होगा, है ना। और कह रहा है कि यदि उसे 15% हानि पर बेचा होता, 125 के जगह पे यह यदि 85 में बेचा होता तो उसे 800 रुपया कम प्राप्त होता। कहने का मतलब यह है कि पहली बार यदि वो बेच रहा है 125 में और दूसरी बार में बेच रहा है 185 में, ऐसे स्थिति में उसको घाटा हो जा रहा है। घाटा कितने का हो रहा है, 800 रुपये का। तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए, 125 और 85 का अंतर होगा कितना, ये अंतर हो जाएगा आपको 40%, और ये जो 40% का अंतर है कितने के बराबर हो जाएगा, 800 रुपया के। 800 रुपया कम मिला है, तो 40% से ये कटा दीजिए तो हो जाएगा आपको 20 बार में चला जाएगा, अर्थात 1% का वैल्यू है 20। तो इसका टोटल कितना में था, व्यक्ति का फर्नीचर कितने का, 100% का। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 गुणे 20, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 2000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ये जो डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआई और सीआई है, पढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट बना है, उसको जाके आप लोग देखिएगा। चलिए ये आपको होमवर्क दे देते हैं, इसका आप लोग सही जवाब दीजिएगा। ये होमवर्क दे देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा आप लोग हल कीजिएगा, इसका भी आंसर बता देते हैं, इसका आंसर 0 होगा, है ना। इसको भी आप लोग बनाइएगा, होमवर्क कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट 100। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था, आप देखेंगे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये 100 क्वेश्चन रहा। अब अगला जो हम लोग का टेस्ट होगा ये 6 तारीख को होगा, 6 अप्रैल को। तो इसके लिए साथियों आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।